हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में गॉस की प्रमेय को और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। लेकिन उससे पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं गॉस की प्रमेय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ पर, क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा रहेगी किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित, क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है। अब क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? क्षेत्रफल सदिश को हमने यहां पर लिख दिया किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है। और इसको हम वेक्टर डीए या वेक्टर ए या वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर इसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ के ठीक लंबवत, पृष्ठ के ठीक लंबवत। यहां अगर हम इसकी दिशा की बात करें, दिशा, तो पृष्ठ के लंबवत ऊपर या नीचे की ओर। अब ऊपर या नीचे की ओर यहां दाएं या बाएं भी हो सकता है। किस प्रकार? समझ लीजिए ये आपके अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और यहां पर ये हो गया जेड अक्ष। आपको पता है ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर यहां पर हम कोई ऐसा पृष्ठ लें जो केवल एक्स अक्ष के समांतर हो, ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो केवल एक्स अक्ष के समांतर हो। एक्स अक्ष के समांतर हमने किसी पृष्ठ को ले लिया। अब यहां पर बोले हम कि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के ठीक लंबवत या ऊपर की ओर, इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश, या नीचे की ओर, इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। इसको वेक्टर डीए, अगर अल्पांश पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल छोटा सा भाग लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए हो जाएगा ऊपर की ओर। अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश तो वेक्टर ए या वेक्टर एस से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब ऊपर हुआ या नीचे हुआ, ऊपर का मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है वाई अक्ष को, मतलब इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वाई अक्ष की दिशा में होगा। इधर ये जो होगा क्षेत्रफल सदिश, ये वाई अक्ष की प्लस दिशा में रहेगा, ये वाई अक्ष की माइनस दिशा में रहेगा। अगर हम यहीं पर बोल दें कि आपका जो पृष्ठ है केवल वाई अक्ष के समांतर है, अब केवल वाई अक्ष के समांतर है तो यहां पर पृष्ठ को इस तरीके से रखना है। अब पृष्ठ को इस तरीके से रखेंगे तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो एक्स अक्ष की प्लस दिशा में प्रदर्शित होगा,
या एक्स अक्ष की माइनस दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ लीजिए, अगर वाई अक्ष के समांतर है, कोई भी पृष्ठ वाई अक्ष के समांतर है, तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश प्लस एक्स अक्ष में होगा या माइनस एक्स अक्ष में होगा, दोनों ओर हो गया। अगर हम यहीं पर बोलें कि कोई पृष्ठ है जो x और y अक्ष दोनों के समांतर है, अब x और y अक्ष के दोनों के समांतर है, अब दोनों के समांतर हो गया, ये पृष्ठ हमने मान लिया जो x अक्ष में भी है और y अक्ष में भी है। तो अब यहां पर जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो z अक्ष की दिशा में होगा। y अक्ष ऐसे है आपका, x अक्ष ऐसे है, और दोनों के समांतर कोई पृष्ठ है जो दोनों अक्षों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि दोनों अक्षों के समांतर है, तो यहां पर जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो या z अक्ष की माइनस दिशा में होगा या z अक्ष की प्लस दिशा में होगा। तो ये हुआ आपका क्षेत्रफल सदिश, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं वेक्टर डीए। वेक्टर डीए इसलिए प्रदर्शित करते हैं, अगर किसी पृष्ठ का अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा अगर हमें बतानी है, क्षेत्रफल सदिश बताना है, तो उसके लिए डीए लगा देते हैं, और अगर पूरे पृष्ठ के लिए है तो वेक्टर एस लगाएंगे या वेक्टर ए लगाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए से भी प्रदर्शित करते हैं और एस से भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये आपका वेक्टर ए या वेक्टर एस। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर इसके बाद हमें समझना है कि घन कोण क्या होता है। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, अब हम घन कोण को समझ लेते हैं कि घन कोण क्या होता है। इसको मैं साफ कर रहा हूं। घन कोण, जिसको हम क्यूब एंगल बोलते हैं, क्यूब एंगल। घन कोण क्या होता है? घन कोण, अभी यहां पर हेडिंग रहेगी घन कोण। तो घन कोण क्या होता है? किसी भी गोलीय पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा, यहां लिखेंगे हम किसी गोलीय पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा पृष्ठ के केंद्र, पृष्ठ मतलब इस गोलीय, यहां पर हम पृष्ठ के केंद्र न लिख के गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। अब घन कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं? अगर अल्पांश घन कोण है तो उसको हम डी ओमेगा बोल देते हैं, और अगर पूरे गोले के केंद्र पर, पूरे गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए क्या है। मान लीजिए ये आपका कोई गोलीय पृष्ठ है और इसके इस छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा इसका ये केंद्र रहा, केंद्र को O हमने नाम दे दिया। एक गोला है, उसका एक छोटा सा भाग ले लिया इतना। अब इस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा उसी कोण को हम घन कोण डी ओमेगा कहते हैं। डी ओमेगा बराबर आपका होता है डी ए
अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर स्क्वायर का मतलब है आर है इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। तो आर गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या हो गई। अगर हम यहां बोल दें कि पूरे गोले द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा, तो पूरे गोले के लिए आंतरिक कोण, तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें लगाना है। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और बटे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर आपका कितना आया? 4 पाई। समझ गए आप लोग? मतलब अगर अल्पांश पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण, तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां पर हम बोल दें कि पूरे गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर कितना घन कोण बनाया जाता है, तो ओमेगा बराबर 4 पाई। इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। ये बात हो गई भाई घन कोण की। अब घन कोण हमने समझ लिया, क्षेत्रफल सदिश समझ लिया। क्षेत्रफल सदिश समझने का एक मेन उद्देश्य भी है। यहां पर अभी हमने जो क्षेत्रफल सदिश समझा है, वहां पर हम क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर या बाहर की ओर कहीं भी ले सकते हैं, या तो नीचे की ओर भी ले सकते हैं और ऊपर की ओर भी ले सकते हैं, लेकिन गॉस की प्रमेय में थोड़ा अलग है। तो यहां पर अब हमारी हेडिंग रहेगी, इसको मैं साफ कर रहा हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकते हैं। अब यहां पर परिभाषा को एक बार दोबारा फिर समझ लीजिए। किसी गोलीय पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बेटा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स आप लोग पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ा है, वो पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमारी हेडिंग रहेगी वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा? परिभाषा इसकी रहेगी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत किसी पृष्ठ से, काल्पनिक भी लिख सकते हैं या सीधा सीधा पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए आप लोग? अभी नहीं समझे? समझ गए लेकिन अभी नहीं समझे। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत किसी पृष्ठ से गुजरने वाले
गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझिए, इसको फील करिए, महसूस करिए इसको। हमने मान लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है ऐसे। अब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। समझ लीजिए, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इधर से जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं। अब इस दिशा के ठीक लंबवत ऐसे जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। अब इस दिशा के ठीक लंबवत किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से हमने किसी पृष्ठ को रख दिया, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, पृष्ठ को हमने रख दिया ऐसे। अब पृष्ठ को ऐसे रख दिया तो इस स्थिति में जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इससे होके गुजरेंगी, इससे होके गुजरेंगी, उन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? फाई ई से। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें हमने कोई पृष्ठ लिया और पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए। अब अगर हम देखेंगे कि कैपिटल ए क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, वही होगा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए। अब ई डॉट ए क्यों होता है? वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश है ना, तो क्षेत्रफल सदिश राशि है और वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है, तो यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब यहां पर डॉट का सिंबल हटाएंगे, एंगल भी आ सकता है, तो यहां पर फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा ये है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। अब यहां पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखेंगे तो जरा देखिए, पृष्ठ हमारा इस तरीके से है। अब पृष्ठ इस तरीके से है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? पृष्ठ ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे या ऐसे। तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए इसी दिशा में हुआ, इस दिशा में हुआ तो थीटा आपका कितना हुआ? 0 अंश। अगर पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 अंश। तब आपका गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ई ए, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो ये इतना हो गया। अब अगर हम यहां पर बोल दें कि जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी एंगल पर है, मान लीजिए कि पृष्ठ को हमने इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रख दिया। अब कोण पर रख दिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी तो किसी कोण पर जाएगा ना, क्योंकि वो पृष्ठ के लंबवत होता है। पृष्ठ ऐसे था, लंबवत था, तो cos थीटा का मान 0 अंश। अब पृष्ठ को हमने ऐसे करके रख दिया, ऐसे करके रख दिया तो एंगल जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो पृष्ठ के लंबवत होगा। यहां पर दिशा बदलेगी तो यहां पर भी तो इसकी भी तो दिशा बदलेगी cos थीटा की, तो यहां तब रखते हैं cos थीटा यानी कि फाई बराबर ई ए cos थीटा। तो ये क्षेत्रफल सदिश की बात हुई थी। क्षेत्रफल सदिश में हमने ये सीखा कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। अब यहां पर हमने ये जान लिया है, अब हम यहां पर थोड़ा थोड़ा और जानते हैं, जैसे कि आवेश का वितरण क्या होता है। फिर इसके बाद में गॉस की प्रमेय को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जब हम पढ़ेंगे
तो उसमें आएगा हमारा आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है उसको हम यहां से जान लेते हैं। तो आवेश का वितरण, हेडिंग आप लोग तब तक लिख लीजिए, आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश मुख्यतः 3 प्रकार से वितरित होता है। पहला है आपका रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण बताना है। रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा लिखवानी है। जब किसी लंबे चालक तार को आवेश दिया, चालक तार भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि एक समान रूप से पूरी लंबाई में बट जाता है। मान लीजिए ये आपका एक चालक तार है, अगर इसको हम Q आवेश देना चाहते हैं तो ये टोटल Q आवेश प्लस Q आवेश इसमें एक समान रूप से बट जाएगा। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहां पर परिभाषा आएगी रेखीय आवेश घनत्व की। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लंबे चालक तार को दिए गए आवेश तथा उसकी संपूर्ण लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर, अगर हम मान लें कि इस चालक तार की लंबाई L है और इसको दिया गया आवेश स्मॉल q है, तब लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा हो गई। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे बेटा, ऊपर क्या लिखा है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम, होता है ना, प्रति। यहां लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण की। इसको साफ कर दें। चलिए, इसके बाद में हेडिंग रहेगी हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण की। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण, तो यहां रेखीय की जगह पे हम कर देते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है?
किसी गोलीय चालक कामा प्लेट कामा चादर को दिया गया आवेश उसके कर लीजिए यहां पर, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या पृष्ठीय क्षेत्र पर एक समान रूप से विभाजित की जगह पे हम ये भी कर सकते हैं बट, यानी कि बट जाता है या वितरित हो जाता है, इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब ये पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, सीधी सी परिभाषा आपने समझ ली। जब किसी गोलीय चालक अथवा प्लेट अथवा चादर को आवेश दिया जाता है, दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बट जाता है। यहां पर अगर हम मान लें कि ये आपकी चालक प्लेट है, क्या है, चालक प्लेट, अगर इसको आवेश दे रहे हैं तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में एक समान रूप से बट जाएगा। अगर आपका कोई गोलीय चालक है, इसको आवेश देते हैं तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से बट जाएगा। अगर कोई चादर है, इस तरीके से चादर मान ली, सीट, तो सीट को जो भी आवेश दिया जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से बट जाएगा। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहां से पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा आएगी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी चालक, कोष्टक में लिख सकते हैं गोलीय कामा चादर कामा प्लेट को दिए गए आवेश तथा उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। सिग्मा कहते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। अब यहां से हम मान लें कि एक प्लेट है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए है, या एक गोलीय चालक है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, या कोई प्लेट है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप ए है। तो यहां से और इसको दिया गया आवेश क्यू है, तब आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए। अगर यहां से इसकी मात्रक की बात करें तो ऊपर है कूलाम, मतलब ऊपर है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। अपॉन में है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। तो ये था हमारा रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व। फिर उसके बाद में पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व।
अब आपका आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है वो हम यहां से पढ़ेंगे। तो इसको साफ कर दें, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको साफ कर रहा हूं। इसके बाद में आपका आ रहा है आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है, चलिए आप लोग तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर किसी को नींद आ रही हो, नींद वारे निंदिया, क्या बात है, नींद की तो बात ही निराली है। नींद, यहां पर हमारा रहेगा आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जब किसी अचालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यह आयतन आवेश वितरण हो गया। बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत इजी है। एक बार आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसके बाद में हम जिस प्रकार हमने आयतन आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण देखा, पृष्ठीय आवेश घनत्व देखा, उसी प्रकार यहां पर हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व होता क्या है, तो अब यहां पर मान लीजिए कि एक कोई टंकी है इस तरीके से। अब इसको आवेश अगर दिया जा रहा है तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से, इसके अंदर एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। तो इसको हम आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा अचालक है, अब इसको अगर हम आवेश दे रहे हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर नहीं, इसके अंदर संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी यहां पर एक बात और है। अभी हमने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण बताया था। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में हमने जो प्लेट बनाई थी, प्लेट का मतलब हमने उसमें कोई भी पृष्ठ नहीं माना था, ठीक है। इसीलिए हमने कह दिया कि इस तरीके से अगर कोई चालक हो, चालक प्लेट, तो उसमें अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ इसमें मुख्यतः दो होते हैं। कोई भी प्लेट हो तो प्लेट में मुख्यतः दो पृष्ठ होते हैं। अगर प्लेट की हम बात कर रहे हैं, उनके पृष्ठों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आवेश कहां पर होगा, संपूर्ण पृष्ठ पर। पृष्ठीय आवेश वितरण में आवेश कहां पर होगा, पृष्ठ पर। अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे तो प्लेट में मुख्यतः दो पृष्ठ होते हैं, तब उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश एक समान रूप से होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम मुख्य रूप से मान लें कि प्लेट का एक पृष्ठ इधर है, इस हिसाब से हमने वो डायग्राम बनाया था कि प्लेट है ये हमारी। अब ये प्लेट है तो इसमें दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ इधर का हो गया, एक पृष्ठ उधर का हो गया। तो इसलिए हमने यहां पर बना दिया कि इस तरीके से आवेश
एक पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब पृष्ठ दो होते हैं, तो पृष्ठ दो होते हैं। जी हां, हमने अभी मान के चला है कि एक पृष्ठ ऐसी प्लेट है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ इधर है, तो आवेश हमने इधर वाला दिखा दिया, उधर वाला नहीं दिखाया। अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो दो पृष्ठ हो गए, तब आवेश आपका इधर भी होगा और आवेश आपका इधर भी होगा। अगर यही अचालक प्लेट है तो अचालक प्लेट में आवेश आपका संपूर्ण इसके अंदर होगा, अचालक प्लेट में बाहर नहीं होगा। मतलब दोनों पृष्ठों पर नहीं होगा, प्लेट के अंदर होगा। तो इस तरीके से ये है आपका आयतन आवेश वितरण। अगर हम आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे तो किसी अचालक को दिए गए आवेश तथा उसके संपूर्ण आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व इसको लिखते हैं हम रो से कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब आयतन आवेश घनत्व की अगर हम बात करें कि इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से रो इक्वल आपका क्या होगा? अगर हम मान लें कि इसको दिया गया आवेश Q है, कितना है? Q, और इसका संपूर्ण आयतन V है, आयतन कितना है? B है, तो यहां से रो बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन B, रो बराबर Q अपॉन B। तो ये आपका हो गया आयतन आवेश घनत्व। मात्रक की बात करें तो यहां से मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यू, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। जी हां, तो इस प्रकार से यह आवेश वितरण हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय की और उसके अनुप्रयोग के। ये छोटी छोटी बातें थी जो गॉस के प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद में अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं ये लागू होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को आपको पहले से समझा दिया है। अब इसके बाद में हम इसको साफ कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। चलिए इसको साफ कर दें। इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दें। अब रहेगी आपकी गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस का नियम क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने
वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम मान लें कि कोई बंद पृष्ठ है जो Q आवेश को घेर रहा है, कितने आवेश को? Q आवेश को घेर रहा है, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे घिरा हुआ कुल आवेश, घिरा हुआ कुल आवेश। इस बात को ध्यान रखना कि गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब आवेश घिरा हुआ होना चाहिए, उस पृष्ठ द्वारा घेर लिया जाना चाहिए। अगर पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश नहीं है, पृष्ठ किसी आवेश को घेर नहीं रहा है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्योंकि अगर कोई आवेश घिरा ना हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य क्यों होगा? क्योंकि आवेश ही है जो यहाँ पर 1/ε0 में जिसका गुणा हो रहा है। अगर ये 0 होगा तो फाई ई का मान भी 0 होगा। तो यहां से अगर हम मान लें, माना पृष्ठ Q आवेश घेर रहा है या घेरा हुआ है, पृष्ठ ने Q आवेश को घेर लिया है, तब फाई ई बराबर हो जाएगा आपका Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब आवेश आपका घिरा हुआ हो। अगर लगाएंगे आवेश घिरा हुआ है तो वैद्युत फ्लक्स आएगा। अगर आवेश नहीं घिरा है, मान लें हम कि घिरा हुआ आवेश 0 है, अगर मान लें कि घिरा हुआ आवेश 0 है, तब आपका क्या होगा? फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे 0। कहने का मतलब सीधा सीधा फाई ई बराबर सीधा सीधा 0 हो गया। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है, इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया जाता है तो उसको भी समझ लीजिए। अब अगर कोई गोलीय पृष्ठ है, आवेश को घेर रहा है, कोई गोलीय पृष्ठ है जो आवेश को घेर रहा है। अब गोलीय पृष्ठ अगर आवेश को घेर रहा है तो इसके फलक नहीं होते हैं, इसमें कोई फलक नहीं होता है, हर जगह समान गोला होता है। तो यहां से पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, सीधा सीधा ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका घन है, घन का मतलब एक डिब्बा है जिसकी प्रत्येक भुजा दी गई है। अब भुजा की लंबाई हमने L मान ली और L का मान कुछ आपको दिया गया है, और सपोज मान लीजिए कि इसके केंद्र पर Q आवेश रखा है, इस घन के अंदर केंद्र पर Q आवेश रखा है। तब अगर पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तब तो ये सूत्र लगेगा। लेकिन घन में फलक होते हैं 6। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितने होते हैं पृष्ठ? 6। अब 6 का यहां पर भाग लगा देंगे, मतलब किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हमें वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो सूत्र लगाएंगे ये वाला। प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला, एक पृष्ठ से, किसी एक पृष्ठ से
इस तरीके के सवाल में आपको दिया जाता है कि भुजा भी दे दी, आवेश दे दिया और पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ लिया है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर संपूर्ण पृष्ठ से पूछा जाए तो ये लगाएंगे, अगर किसी एक फलक से पूछा जाए घन के लिए, ये सिर्फ स्पेशल आपका रहता है घन के लिए। तो अगर किसी घन की बात की जाए जिसकी भुजा दी गई हो और उसके प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए, तब आप इस सूत्र को लगाएंगे। अब इसके बाद में ये तो गॉस की प्रमेय हो गई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। अब इसके प्रूफ भी कर लेते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। इसको प्रूफ किस प्रकार करेंगे, गॉस की प्रमेय को प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, गॉस की प्रमेय को प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहां गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, हेडिंग क्या रहेगी, उत्पत्ति। अब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हम किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। क्या है, चालक है, जिसके केंद्र पर Q आवेश रखा है। अब हमने मान लिया यहां पर एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक आपका गोलीय चालक है और जिसके केंद्र पर, ये केंद्र रहा O, और इस केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है। त्रिज्या कितनी मानी, स्मॉल आर। अब यहां पर प्लस Q आवेश रखा है। अगर हम इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि यहां पृष्ठ पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r, और ये बिंदु P है पृष्ठ पर, आवेश जो है केंद्र पर है, आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यही आएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब अगर हम मान लें कि बिंदु P जहां पर स्थित है उसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उस जगह का छोटा सा, उस भाग का छोटा सा क्षेत्रफल है dA। अगर यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की अगर हम दिशा देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा कि नहीं। चलिए, अब अगर हम मान लें, यहां पर हम माना गोलीय चालक का अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, जिस पर बिंदु P स्थित है, जिस पर बिंदु P स्थित है।
हमने मान लिया कि जहां पर बिंदु P स्थित है उसका उस छोटे से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल d है। अगर यहां हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश हमने क्या बताया, अब यहां पर क्षेत्रफल सदिश की एक विशेष बात चलेगी। हमने बताया कि किसी भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर पृष्ठ के ठीक लंबवत खींची गई रेखा उस बिंदु पर पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है। अब क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है, हमने कहा नीचे की ओर भी ऊपर की ओर भी, लेकिन गॉस ने कहा कि सिर्फ आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव बाहर की ओर लेनी है। गॉस ने क्या बताया, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के अनुसार क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव बाहर की ओर होनी चाहिए। मतलब आप क्षेत्रफल सदिश को पृष्ठ के अंदर की ओर कभी मत लेना, आपको सदैव पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल सदिश है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है, उसको हमेशा बाहर की ओर रखना है। अगर पृष्ठ आपका ऐसा है, ठीक है, आवेश इधर अंदर साइड है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे इधर की ओर। मान लीजिए आपका पृष्ठ ये है, यहां पर इस पृष्ठ की बात करें तो इसका क्षेत्रफल अंदर साइड नहीं ले सकते हैं, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल सदैव बाहर की ओर लेंगे। तो यहां पर अगर इस बिंदु पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर। अब यहां हमने देखा कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो होगा, अगर हम इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब अगर बिंदु P पर खींचेंगे, अगर यहां खींचेंगे तो यहां वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा बाहर की ओर, और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा। यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वैद्युत क्षेत्र होगा इस इधर की ओर, और इस बिंदु पर पृष्ठीय जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इधर होगा। किसी भी बिंदु पर इस गोलीय चालक के किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो इतनी ही आएगी, और अगर उसी बिंदु पर हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखते हैं तो वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। क्यों होगी? क्योंकि सीधी सी बात है, प्लस आवेश लिया है, प्लस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर, उस बिंदु के लंबवत। तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। तो यहां अब हम निकाल सकते हैं तब अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो डी फाई ई बराबर, हमने सूत्र क्या पढ़ा, ई डी ए कॉस थीटा, यही पढ़ा, ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा यहां कितना है, 0 अंश। क्यों? क्योंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 होना है, थीटा का मान 0 होना है। तो यहां बेटा क्या होगा, ई डी ए, इतना बचा। सही है? बोलो बोलो, सही है? ठीक है। चलिए इसके बाद में अतः
हमने छोटे से गोलीय पृष्ठ, एक छोटा सा भाग लिया, पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका एक छोटा सा भाग लिया, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब अतः लिख चुके हैं, तो यहां पर लिखेंगे अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर इंट्रीकेशन डी फाई ई, डी फाई ई छोटा सा निकाल लिया, उसका समाकलन कर दीजिए, विस्तार हो जाएगा, पूरे गोले का निकल आएगा। तो यहां से आपका ये हो जाएगा फाई ई बराबर इंट्रीकेशन डी फाई ई का मान रख देते हैं। डी फाई ई का मान कितना है, ई डी ए, ई का मान रख दीजिए। ई का मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा फाई ई बराबर इंट्रीकेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आपका है साथ में डी है। अब समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। किन बातों का ध्यान रखना होगा, समाकलन उन्हीं टर्म का होगा, उन्हीं पदों का होगा जो वेरिएबल है, मतलब जो बदल रहे हैं, जिनमें परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिनके मान नहीं बदल रहे हैं, वो जिनके मान नियत हैं उनका समाकलन नहीं होगा। जिनके मान बदल रहे होंगे, जिनका हमने छोटे से भाग की वजह से निकाला, बड़ा भाग निकालना है, पूरा निकालना है, उसी का समाकलन होगा। मतलब जो वेरिएबल टर्म होंगे उन्हीं का समाकलन होगा, बकाया का समाकलन नहीं होगा। बकाया सभी पद हमारे लिए नियतांक होंगे, कांस्टेंट होंगे, नियत रहेंगे तो उनको बाहर निकालिए। तो फाई ई बराबर आवेश नहीं बदल रहा है, जरा देखो यहां से, आवेश नहीं बदल रहा है, त्रिज्या नहीं बदल रही है, बदल क्या रहा है, क्षेत्रफल। पहले इतना छोटा सा क्षेत्रफल, अब बड़ा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। तो यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल रहा है, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन हो गया, इंट्रीकेशन डी ए, इतना बचा। अब डी ए मतलब पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो पढ़ा था ना, जी हाँ यही पढ़ा था। तो यहां से फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और अपान में आर स्क्वायर था तो ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर 4 पाई चले गए। आपका अच्छा सा गॉस की प्रमेय ने जो सूत्र दिया था वही बचा है। क्या बचा है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां आपने देखा कि हमने आवेश को घेर रखा था, एक गोले द्वारा आवेश को घेर रखा था, कितना, Q आवेश। तो यहां आवेश Q हो गया घिरा हुआ, और एप्सिलॉन 0 अपान में हो गया। इसी को हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। तो यही आपका प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था, इसी की आपको उत्पत्ति करनी होती है। तो ये गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।